वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर द मुगल एम्पायर आफ्टर अकबर। इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में। ये तीनों अकबर के बाद जितने भी पावरफुल रूलर्स हुए हैं उनमें सिर्फ ये 3 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल वंस हैं। तो जब भी हम मुगल एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली इन्हीं तीनों रूलर्स के बारे में डेप्थ में पढ़ाई होती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो एम्परर अकबर के जब डेथ हो गई थी फिर क्या हुआ कि जो टास्क था एम्पायर को कंसोलिडेट करने का, मतलब जो ऑलरेडी टेरिटरीज हैं उन पे अपना जो एक पकड़ है वो और मजबूत बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए मुगल एम्पायर का जो टास्क था वो किन 3 रूलर्स के ऊपर आया? जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। ये तीनों जो रूलर्स हैं इन्होंने मुगल एम्पायर को इकट्ठे मतलब एक तरह से टुगेदर रखा, बांध कर रखा ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, ठीक है। औरंगज़ेब जो है, जो ग्रेट मुगल्स थे उनका लास्ट औरंगज़ेब थे। औरंगज़ेब के बाद जो मुगल एम्पायर है वो एक पीरियड ऑफ डिक्लाइन एंटर कर गया और उसके औरंगज़ेब के बाद सारे के सारे जो रूलर्स थे वो वीक रूलर्स थे, ठीक है। अब जहांगीर की मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में पढ़ा जाए तो अकबर की डेथ के बाद उनका जो बेटा था प्रिंस सलीम ने थ्रोन को असेंड किया, यानी वो राजा बन गया और उसने अपना नाम रखा जहांगीर। अब जो जहांगीर था, जो ये शब्द है जहांगीर, इसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर ने एक इनहेरिट किया एक काफ़ी बड़ा एम्पायर और उसे फर्दर कंसोलिडेशन का काम उन्होंने किया। जहांगीर का जो बेटा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रिंस खुसरो। प्रिंस खुसरो का ये वो चाहता था प्रिंस खुसरो का ये विश थी कि वो रूलर बन जाए, ये इंस्पायर करते हुए वो बड़ा हुआ था। और जहांगीर के अगेंस्ट यानी अपने ही बाप के, अपने ही फादर के अगेंस्ट प्रिंस खुसरो ने रिवोल्ट किया और जो ये रिवोल्ट था ये क्रश कर दिया गया। और जो गुरु अर्जन देव थे, ये 5वें सिख गुरु थे और इनका एग्जीक्यूशन कर दिया गया था, यानी ही वाज किल्ड बेसिकली। क्योंकि उन्होंने प्रिंस खुसरो की हेल्प करी थी इस रिवोल्ट में। जहांगीर ने जो मुगल कंट्रोल था अवध और बंगाल पे उसे स्ट्रेंथन किया। 1613 में यानी 1613 में जहांगीर ने राणा अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे उनको डिफीट किया और ये दोनों लोग यानी राणा अमर सिंह और महाराणा प्रताप दोनों मेवाड़ के थे। जहांगीर ने अलाउ कर दिया कि राणा अमर सिंह अपने जो टेरिटरीज हैं उन पे रूल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये थी, कंडीशन ये थी कि वो मुगल्स के लॉयल रहेंगे, ठीक है। 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा को कॉन्कर किया। जहांगीर ने ये भी कोशिश करी कि वो मुगल इन्फ्लुएंस जो है वो डेक्कन पे बढ़ा पाए, लेकिन जब भी हम डेक्कन के बारे में बात करते हैं हमेशा याद रखना ऐसा मुगल रूलर या मुगल एम्परर कह सकते हो जिसने डेक्कन में काफ़ी ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस रखा, तो उसमें औरंगज़ेब का नाम आता है, ठीक है। अच्छा, जो जहांगीर था, बैक टू जहांगीर नाउ। जहांगीर ने अहमदनगर फोर्ट को कैप्चर किया था। मूविंग फॉरवर्ड, हाउएवर मलिक अंबर जो था ये मिलिट्री कमांडर था अहमदनगर का और मुगल्स को अलाउ नहीं किया कि वो डेक्कन की जो टेरिटरीज हैं वो उनको कॉन्कर करें। नॉर्थ वेस्ट में जहांगीर ने जो है कांदाहार हार गया पर्शियंस को और ये काफ़ी बड़ा ह्यूज लॉस था क्योंकि जितने भी मेजर ट्रेड रूट्स थे इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में वो कांदाहार से गुजरते थे। दिस इज़ अ पॉइंट वर्थ नोटिंग, तो ये ध्यान रखना। वर्ड वी हैव अराइवल ऑफ द इंग्लिश। जहांगीर का जब रेन था, जब जहांगीर रूल कर रहे थे तो काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं इंग्लैंड आए और इंग्लैंड से इंडिया आए और ट्रेड कंसेशन, यानी जब देखो जब कोई बाहर का इंसान, फॉर एग्जांपल मान लो कोई इंग्लैंड से आया उसे इंडिया में ट्रेड करना है तो
जो टैक्स होता है वो काफ़ी हाई उसको पे करना पड़ेगा। जो ट्रेड करने का टैक्स होता है उस पर कंसेशन लेने के लिए, यानी कंसेशन यानी थोड़े पैसे कम कर दिए जाते, बेसिकली डिस्काउंट सा लेने के लिए जो कहते हैं ना कि वो आए, उन्होंने ये मांगा, तो उसको कहा जाता है ट्रेड कंसेशन मांगना, ठीक है। तो वो आए थे ट्रेड कंसेशन लेने। 1612 में इंग्लिश ने एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किया सूरत में। सर थॉमस रॉय जो हैं ये एम्बेसडर थे किंग ऑफ इंग्लैंड के। इंग्लैंड के जो राजा थे उनके एम्बेसडर थे सर थॉमस रॉय, और इन्होंने मुगल कोर्ट विजिट किया 1615 में। जहांगीर ने इन्हें ट्रेड राइट्स और कंसेशंस ग्रांट कर दिए थे, यानी मतलब वो ट्रेड भी कर सकते थे और उन्हें ट्रेड में जो टैक्स पड़ता है उस वो भी कम कर दिया था। ट्रेड कंसेशन भी इनको मिल गया था। ये जो नाम है और ये वाला बेसिकली जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। अगला है नूर जहां। अब नूर जहां कौन थी? ये वाइफ थी जहांगीर की, और जहांगीर की जितनी भी सक्सेस थी वो अपने मतलब सारी सक्सेस नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेस जो उनकी थी वो उनकी वाइफ को जाती थी। और वाइफ का नाम था नूर जहां। जहांगीर जो थे अपनी वाइफ की एडवाइस लेते थे जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज हुआ करते थे। एक बारी जब वो बीमार पड़े थे तो नूर जहां ने जो एम्पायर था उसके सारे जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी काम होते हैं, सब उन्होंने खुद से मैनेज किया था। धीरे धीरे करते हुए वो इतनी पावरफुल बन गई कि जो क्वींस हैं, पहले तो सिर्फ राजा के होते थे, यानी सिर्फ जहांगीर के नाम के इशू होते थे, आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे ग्रेजुअली वो इतनी पावरफुल हो गई कि अब उनके नाम के भी कॉइन्स बनने लगे अलॉन्ग विद जहांगीर, मतलब दोनों के नाम के कॉइन्स बन। जो हिस्टोरियंस हैं उनका ये मानना है कि जब जहांगीर का जो रेन था उसका जो लेटर हाफ था, यानी जो बाद का समय था, उसमें जो रियल पावर थी वो नूरजहां के पास थी। नूरजहां का जो ग्रोइंग पावर था और जो इन्फ्लुएंस था वो प्रिंस खुर्रम को अलार्म कर गया, और प्रिंस खुर्रम ही बाद में जाके शाहजहां उनका नाम था। जो स्ट्रगल था पावर के लिए वो इंटेंसिफाई हो गया 1625 के बाद। जहांगीर की डेथ के बाद नूरजहां ने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया और उसके कुछ बहुत जल्द ही उनकी डेथ भी हो गई थी। अब जहांगीर की अगर बात करी जाए एज अ रूलर उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, तो जहांगीर जो थे इन्होंने मोस्टली जो सेक्युलर पॉलिसीज थी अकबर की उनको कंटिन्यू किया, और उसमें एक उन्होंने एडिशन किया वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जहांगीर कंटिन्यूड विद द सेक्युलर पॉलिसीज ऑफ अकबर। इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखे राजपूत के साथ, और ये कैसे करा? मैट्रिमोनियल अलायंसेस से इन्होंने राजपूत फैमिलीज में शादी करी, और जो हाई पोस्ट थी वो डिजर्विंग राजपूत चीफ्स को दी। अकबर की तरह जहांगीर भी एक पीपल्स रूलर थे, यानी लोगों के राजा थे। ये अपने जो सब्जेक्ट्स थे, जो इनके राज्य के लोग थे, उनकी बहुत केयर करते थे और उनकी वेलबींग को देखते थे। मैंने अभी आपको कहा कि उन्होंने एक चीज़ अलग करी थी जो अकबर ने नहीं करी थी। वो क्या चीज़ थी? सोर्सेस का ये कहना है कि जहांगीर ने एक चेन ऑफ जस्टिस अपने पैलेस के बाहर इंस्टॉल कराया था, और जिसको भी कोई कंप्लेंट होती थी वो मतलब किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट हो तो वो बेल को रिंग कर सकता था और डायरेक्टली एम्परर जहांगीर से बात कर सकता था। जहांगीर एक वेल रेड इंसान थे, इनको लिटरेचर का बहुत ज़्यादा फॉन्ट था और पेंटिंग का, दो चीज़ों का शौक था, लिटरेचर एंड पेंटिंग। मुगल पेंटिंग जो है वो नई हाइट्स तक पहुंची ड्यूरिंग हिज रेन। अच्छा, जब मुगल पेंटिंग की बात आती है तो हमेशा जहांगीर के वक्त में सबसे ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस देखी गई है। वहीं पे अगर मुगल आर्किटेक्चर की बात आती है तो उसमें हम शाहजहां का नाम लेते हैं, ठीक है। जहांगीर की जो डेथ थी उसके बाद एक टसल फॉर पार होने लगा उनके बेटों के बीच में, और प्रिंस खुर्रम जो था, प्रिंस खुर्रम ने अपने जो ब्रदर्स हैं उनको डिफीट कर दिया और वो रूलर बन गए। प्रिंस खुर्रम का नाम पड़ा शाहजहां, जिसका मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया का राजा, ठीक है।
अच्छा, इसके पहले वाले जो थे जहांगीर, उनका नाम था प्रिंस सलीम। तो जो जहांगीर थे, इनका जो नाम है ये था, इसका मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को जीत लिया हो। ठीक है, द हिंदी मीनिंग आई एम टेलिंग यू। अब शाहजहां के मिलिट्री कैंपेन्स की बात करी जाए तो जो बुंदेलखंड के राजपूत थे, उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया और शाहजहां ने इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया। उसके बाद डेक्कन में रिवोल्ट हुआ। शाहजहां ने डेक्कन इन्वेड किया और अहमदनगर को एनेक्स कर लिया 1633 में। बीजापुर एंड गोलकोंड जो है, उन्होंने भी मुगल सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज किया, यानी ये मान लिया कि उनसे सुप्रीम है मुगल, और मतलब वो अपने आप को राजा समझते थे, बट अलॉन्ग विद दैट उसके राजा के ऊपर भी सुप्रीमेसी थी, वो मुगल्स की थी। ठीक है, और इन्होंने जो बीजापुर और गोलकोंड्स थे, इन्होंने शाहजहां के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। ये मान गए कि ये एक एनुअल ट्रिब्यूट देंगे मुगल एम्परर को, क्योंकि उन्होंने मुगल सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करी थी। शाहजहां ने एक आर्मी भेजी बल्ख और बदख्शान में, सेंट्रल एशिया में दोनों जगह हैं। और ये क्यों किया गया था? ताकि ये जो शाहजहां का कैपिटल था समरकंद, शाहजहां ने अपनी एक आर्मी भेजी बल्ख और बदख्शां इन सेंट्रल एशिया टू ऐड, जो तैमूर का कैपिटल था समरकंद, वो अपने एम्पायर में ऐड करने के लिए। ये कैंपेन लेकिन फेल हो गई थी। शाहजहां दो चीज़ों में फेल हुए हैं। एक ये जो समरकंद है वो अपने बेसिकली तैमूर का जो कैपिटल है वो अपने एम्पायर में ऐड नहीं कर पाए थे, और दूसरा ये कि वो कांदाहार को रिकवर नहीं कर पाए थे पर्शियन से, जो जहांगीर हारे थे। यूरोपियन ट्रेडर्स की बात करें तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं इस समय पे वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं, और उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिए थे डिफरेंट जगहों पे ट्रेडिंग आउटपोस्ट्स। ठीक है, जहांगीर ने क्लोज वॉच रखा उनके ऊपर। जब उन्हें पता चला कि जो पोर्टुगीज़ हैं वो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं और कस्टम ड्यूटीज पे नहीं कर रहे हैं, तो शाहजहां ने पोर्टुगीज़ को हरा दिया और उन पे मतलब उन अपने टर्म्स पे उनसे ट्रेड करवाया। शाहजहां एज अ रूलर, उनकी अगर हम बात करें तो अंडर शाहजहां, जैसा मैंने पहले आपको बताया, आर्किटेक्चर विटनेस्ड ट्रिमेंडस ग्रोथ। ये नहीं कि प्रोग्रेस हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। ठीक है, ताजमहल आगरा में इन्होंने बनवाया है, वी ऑल नो दैट। शाहजहां ने एक सिटी बनाई शाहजहानाबाद, ये दिल्ली की 7वीं सिटी है और इसको उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। ये बात ध्यान रखना कि शाहजहानाबाद का सिग्निफिकेंस क्या है। 2 पॉइंट लिख के आओगे सिग्निफिकेंस में, एक कि वो 7th सिटी है दिल्ली की, और ये कि शाहजहां ने उसे अपना कैपिटल बनाया था। शाहजहां ने लिटरेचर, पेंटिंग और म्यूजिक जो है इसे पेट्रोनाइज किया। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए। एक वॉर ऑफ सक्सेशन जो है वो उनके 4 बेटों के बीच में शुरू हो गई। और कौन से थे 4 बेटे? दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब एंड मुराद बख्श। अंत में हम सबको पता है औरंगजेब ही जीतते हैं। अब देखो क्या हुआ, औरंगजेब ने डिफीट कर दिया और अपने जो मेन राइवल था उनका, दारा, यानी अपने ही भाई को हरा दिया, अपने ही भाई का कह सकते हो मार दिया उनको। और शाहजहां यानी अपने बाप को, अपने फादर को आगरा फोर्ट में इम्प्रिजन कर दिया। उसके बाद खुद को क्राउन पहना दिया, क्राउन्ड हिमसेल्फ दी एम्परर, खुद ही राजा बन गए। औरंगजेब जो थे, इनका जो नाम पड़ा आलमगीर, मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ये लास्ट थे ग्रेट मुगल्स में से, और इन्होंने 49 ईयर्स तक रूल किया। इनका जो एम्पायर था नियरली पूरा इंडिया कवर हो जाता है इसमें। औरंगजेब की जो रेन है वो 2 फेज में डिवाइड करके पड़ी जाती है। 1658 से 1680 तक जब वो नॉर्थ इंडिया में थे, और दूसरा जैसे मैंने आपको पहले बताया था डेक्कन के बारे में, इनका काफ़ी कहते हैं नाम है, और काफ़ी उन्होंने वहाँ पे कैंपेन्स वगैरह करे। तो 1681 to 1707 जो है डेक्कन, अपना जो पूरा
पीरियड ऑफ टाइम जब इन्होंने रूल किया उसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड करके रूल किया, पहला नॉर्थ इंडिया, दूसरा डेक्कन। रिवॉल्ट्स पे बात करें तो जो मुगल एम्पायर है वो अपने एकदम बेस्ट, एकदम लार्जेस्ट लेवल पे था जब औरंगजेब राज कर रहे थे, और जो लोग हैं कई कई जगहों पे रिवॉल्ट करना इस वक्त शुरू कर चुके थे। मच ऑफ औरंगजेब्स टाइम वाज स्पेंट इन क्रशिंग, मतलब जो ये अलग अलग जगहों पे रिवॉल्ट्स चल रहे थे, क्योंकि अब बड़ा एम्पायर है तो ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे झगड़े होने लगे, रिवॉल्ट्स शुरू हो गए, और औरंगजेब का काफ़ी सारा टाइम जो था, आधे ज़्यादा टाइम जो है इन रिवॉल्ट्स को ख़त्म करने में, क्रश करने में ही चला जाता था। नॉर्दर्न इंडिया में क्या हुआ, जो औरंगजेब है उसने लैंड टैक्स बढ़ा दिया 1/3 से 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। उन्होंने पर ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उनको अपनी आर्मी को मेंटेन करना था। जो जाट्स थे आगरा मथुरा रीजन के, जो सतनामीज थे और जो बुंदेलास थे, उन्होंने इस इंक्रीज लैंड टैक्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। ठीक है, और कहाँ रिवोल्ट्स थे, नॉर्थ वेस्ट में भी रिवोल्ट्स थे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने भी रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। मोस्ट पावरफुल रिवोल्ट किसका था, राजपूत का था, सिख्स और मराठास का। धीरे धीरे करते करते जो ये रिवोल्ट्स हैं इन्होंने मुगल एम्पायर को डिक्लाइन की तरफ पुश किया। ये बात ध्यान रखना, राजपूत, सिख्स एंड दी मराठास, ये उसमें आता है, क्या कहते हैं, MCQs में, सो बी माइंडफुल ऑफ दिस। नेक्स्ट वी हैव द डेक्कन पॉलिसी। औरंगजेब, जैसा मैंने पहले बताया, काफ़ी टाइम उन्होंने डेक्कन में रेन करने में बिताया था। तो कितना टाइम था, 26 ईयर्स अपना जो रेन इन्होंने करा उसका 26 ईयर्स जो है इन्होंने डेक्कन यानी साउथ में गुजारा। इन्होंने बीजापुर एनेक्स किया 1686 में, गोलकोंडा इन 1687, लेकिन इन सारे कॉन्क्वेस्ट से कोई बेनिफिट नहीं हुआ एम्पायर को, उल्टा और नॉर्दर्न में नॉर्दर्न में रिवोल्ट्स चल रहे थे, जिसको इनको बार बार आके क्रश करना पड़ रहा था। इट वॉज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर ये दोनों जो रीजन्स थे, क्योंकि ये कैपिटल से बहुत ज़्यादा दूर थे। जो मराठास थे ये माइनर चीफटेन्स थे, जो कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा किंगडम्स को सर्व कर रही थी। जब ये जो किंगडम्स थे ये तीन, जब ये वीक हुए तो जो मराठास इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ये ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली हर एम्पायर में हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जब मराठास थे इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया तो ये मॉडर्न पुणे के अराउंड जो रीजन था उसको कंट्रोल करते थे, और बहुत जल्दी इन्होंने कोंकण रीजन की और टेरिटरीज जो है उनको कॉन्कर कर लिया। जिस इंसान ने जो पावरफुल मराठा किंगडम है उसकी फाउंडेशन रखी वो थे शिवाजी। शिवाजी भोसले का पढ़ें तो शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627। इनका सपना था कि वो एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड करें। औरंगजेब ने शिवाजी को अपना ग्रेटेस्ट थ्रेट माना, शाइस्ता खान को भेजा कि वो शिवाजी को कैप्चर कर लें, लेकिन वो फेल हो गए। तो राजा जय सिंह को भेजा गया डेक्कन। जय सिंह जो हैं वो पुरंदर का जो फोर्ट था उसको बिसीज कर लिया जय सिंह ने। फिर क्या होता है, सारे जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक्ड देखकर शिवाजी एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665। ट्रीटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग शिवाजी जो हैं ये औरंगजेब से मिलने मुगल कोर्ट में गए आगरा में, और औरंगजेब ने इनको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया और इनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया। शिवाजी ने मैनेज किया कि वो हाउस अरेस्ट से निकल जाएं और जो मुगल्स के साथ उनकी हॉस्टिलिटीज़ थी उनको रिन्यू कर लिया। खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया मराठा किंगडम का। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट शिवाजी ने उसके बाद क्या किया। 1674 में शिवाजी ने खुद को किंग क्राउन कर लिया, छत्रपति का टाइटल इन्होंने ले लिया, और जो ये पीरियड था इसमें इन्होंने अपना जो होल्ड था, कंट्रोल था, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है और एक बहुत पावरफुल किंगडम छोड़ के जाते हैं। औरंगजेब जो है मराठा पार को क्रश नहीं कर पाता है, और ये रियलाइज करने के बावजूद कि मराठास एक पावरफुल एनिमी है, इन्होंने कोई भी उनके साथ मतलब पीस
चाहते तो ये बना सकते थे, पर इन्होंने ऐसा कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। इस वजह से मुगल एम्पायर जो है वो वीकन हो गया। डेक्कन पॉलिसी जो थी औरंगजेब की वो एक फेलियर थी, वो फेल कर गए कि वो मराठास को सबड्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि, और कंटिन्यूस वॉर से क्या हुआ, जो ट्रेजरी थी वो लॉस हो गई, मतलब ट्रेजरी जो थी वो खाली हो गई और मैन पावर का लॉस हो गया। औरंगजेब के लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक सफ़र कर गया, और जो रिवोल्ट्स जो कि मुगल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे पहले तो थे ही, इस दौरान और बढ़ गए और अब काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट्स हो रहे थे। वॉर विद द सिख्स, गुरु नानक ने सिखिज्म का फाउंडेशन रखा। बाय 17th सेंचुरी सिखिज्म जो है वो पंजाब के पीजेंट्स और आर्टिसंस के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। सिख्स और मुगल्स जो है वो हमेशा नहीं, सॉरी, जनरली फ्रेंडली टर्म्स पे होते थे, लेकिन जब 5th सिख गुरु अर्जन देव का एग्जीक्यूशन हुआ, तब से मुगल सिख जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो गए। जो 9th सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इन्होंने औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, इससे उनका एग्जीक्यूशन हो गया, और इस वजह से जो सिख्स हैं वो कम्प्लीटली मुगल्स के अगेंस्ट हो गए। अब तक तो सिर्फ उनका रिलेशन स्ट्रेन हुआ था, बिगड़ा था, लेकिन अब कम्प्लीटली वो मुगल्स के अगेंस्ट हो चुके थे सिख्स। अब जो क्या हुआ, 10th गुरु जो थे गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने सिख्स को ऑर्गेनाइज किया एक डिसिप्लिन मिलिट्री ग्रुप में जिसका नाम रखा खालसा। इन्होंने अपने सोल्जर्स को इंस्पायर किया कि वो मुगल से लड़ाई करें, मतलब मुगल से फाइट करें, और जो खालसा है उन्होंने मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और अक्सर उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करते रहते थे। 18th सेंचुरी में जो सिख थे उन्होंने एक पावरफुल किंगडम स्टैब्लिश कर लिया। टेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, ये वाला और ये 3 पॉइंट ये हैं, ध्यान रखना है इनका। औरंगजेब एज द रूलर, औरंगजेब ने जो टॉलरेंस की पॉलिसी थी अकबर की वो गिव अप कर दी। बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए जब उन्होंने जजिया को वापस से रीइंट्रोड्यूस करा दिया, और इनकी जो पॉलिसीज हैं उससे एम्पायर का डाउनफॉल हुआ। इसमें बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, यू आर गुड टू गो। देन what else we have, causes for the decline of the Mughal empire। अब हमें बस causes पढ़ने हैं, फिर पेंटिंग आर्किटेक्चर जो कल्चरल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बस पढ़ना है, ठीक है। आई नो दिस चैप्टर इज लेंदी, ये भी नहीं कहूँगी थोड़ा सा लेंदी, काफ़ी बड़ा है आई वुड से, बट अगर आप इसको एज अ स्टोरी फॉर्म पढ़ोगे और जो जहाँ पे कुछ कुछ नाम हैं, डेट्स हैं, वो याद करके चलोगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा आराम से, ठीक है। कॉजेज एक ऐसा टॉपिक है, मतलब आप किसी भी एम्पायर का पढ़ो, अगर आप 10 एम्पायर पढ़ के जा रहे हो एग्जाम में तो डेफिनेट है यार किसी एक का तो पूछते ही हैं एटलीस्ट, तो इस टॉपिक को मत छोड़ना, इसको मतलब अच्छे से करके आना, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स, ठीक है। कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, औरंगजेब जो है वो एम्पायर की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में फेल हो गए, और इनका जो प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस था नॉर्थ से उसकी वजह से एम्पायर वीकन हो गया। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। फ्रीक्वेंट आउटब्रेक होने लगे रिवॉल्ट से, और इसकी वजह से औरंगजेब के पास, ये यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। औरंगजेब के पास कोई भी टाइम नहीं बचा कि वो एम्पायर को कंसोलिडेट कर पाए, और साथ ही में जो मुगल ट्रेजरी थी वो भी खाली हो रही थी, ठीक है, ड्यू टू द वॉर्स। जो औरंगजेब की लड़ाई थी सिख्स के साथ और मराठास के साथ, और उनका डेक्कन कैंपेन था, ये मुगल ट्रेजरी पर काफ़ी बड़ा ड्रेन था, और औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, इनफेक्टिव थे, और उन्होंने जो एम्पायर का अफेयर्स थे वो नोबल्स और गवर्नर्स के हाथों छोड़ रखा था, खुद कुछ नहीं करते थे बेसिकली। मैनी ऑफ दीज गवर्नर्स स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो आगे चल के राइवल सेंटर्स ऑफ पावर बने। आर्किटेक्चर, अब हम आते हैं कल्चरल डेवलपमेंट, अब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है खास, बेसिकली बस आपको आर्किटेक्चर पढ़ना है और पेंटिंग, ठीक है। तो आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड जो है बहुत ज़्यादा ग्रैंड था, मैग्निफिसेंट था एज़ कम्पेयर टू जो पिछली सदियों से चलता आ रहा था। और जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, लाइक आई टोल्ड यू, आर्किटेक्चर में शाहजहाँ का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनको इंजीनियर किंग भी कहा जाता है।
वहीं पे जो हम पेंटिंग की बात करते हैं जब, तो आता है जहांगीर का नाम, ठीक है। जो ट्रेंड था ऑफ फ्यूजिंग सेंट्रल एशियन, पर्शियन एंड रीजनल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये कंटिन्यू होता रहा। जहांगीर के बारे में अगर हम पढ़ें तो बिल्डिंग एक्टिविटी जो है वो स्लो हो गई थी जहांगीर के समय में। इन्होंने टूम्ब ऑफ अकबर बनाया सिकंदरा में, सिकंदर नियर आगरा, ठीक है। अब जो ये जो ये फोर्ट है अकबर का, ये जो अकबर का टूम्ब है उसका एक गेटवे है जिसकी 4 मिनरेट्स हैं वाइट मार्बल में 4 कॉर्नर्स पे। जो मेन टूम्ब है वो डेकोरेटेड है वाइट मार्बल और कलर्ड स्टोन से। जो टूम्ब है इतीमद उद दौला का, ये नूरजहां के फादर थे। आगरा में ये टूम्ब है और ये नूरजहां ने बनाया था। इसका जो एक्सटीरियर है उसमें एक्सक्विजिट ऑर्नामेंटेशन है वाइट मार्बल में। प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो भी इस मार्बल में फैशन करे गए हैं। शाहजहां के बारे में अब हम पढ़ें तो मुगल आर्किटेक्चर जो है वो अपना परफेक्शन एकदम पहुंच चुका था शाहजहां के वक्त में, जिसको कहते हैं ट्रेमेंडस ग्रोथ, ठीक है। उनको इंजीनियर किंग भी ऑफन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स बनाई, खास तौर पे आगरा और दिल्ली में। जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं इनका फाइनेस्ट फीचर्स है इनमें इंडियन, पर्शियन, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर के। सोचो 3 टाइप के आर्किटेक्चर का ये फ्यूजन है ये मॉन्यूमेंट्स। टेक नोट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। शाहजहां के अंडर एक चेंज ऑफ स्टाइल भी देखा गया और ख़ास तौर पे जो मटेरियल्स यूज़ करे जाते थे, जो एम्फेसिस था वो अब यूनिफॉर्मिटी और सिमेट्री पे था। रेड सैंडस्टोन इट वाज अ मटेरियल जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा था इस वक्त पे। पिएट्रा डूरा, जो मैंने अभी आपको कहीं पे बताया था कि प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो वॉल्स में एनग्रेव करे जाने लगे थे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ये कब की बात है? ये बात है शाहजहां के पीरियड में। और क्या कहते हैं, जो ये सिस्टम था, जो ये कह सकते हो आप, जो फीचर था उसका नाम है पिएट्रा ड्यूरा, ठीक है। ये ताजमहल जो होते है उसमें ये फीचर है। रेड सैंडस्टोन जो है वो पॉपुलर हुआ करता था अकबर के वक्त पे, फिर जहांगीर के वक्त में वाइट मार्बल से इसे रिप्लेस कर दिया गया था। वॉल्स वर डेकोरेटेड विद प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स और इस मेथड ऑफ डेकोरेशन को पिएट्रा ड्यूरा नाम दिया गया। और डोम्स और मिनरेट्स जो है मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स में फीचर करी जाती थी। जो इंटीरियर्स था उनमें मल्टीपल कॉलम्स, कर्व्ड रूफ्स, बिग और स्मॉल आर्क्स थी। जो फ्लोरल मोटिव्स थे, कैलीग्राफिक वर्सेस थे होली कुरान से, ये काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट हर मॉन्यूमेंट में ये होती थी तीनों चीज़ें, दो चीज़ें, फ्लोरल मोटिव्स एंड कैलीग्राफिक वर्सेस। शाहजहां जो हैं वो अपनी जो ताजमहल उन्होंने बनाया था आगरा में उसके लिए इमॉर्टल हैं। उन्होंने ये अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। और मॉन्यूमेंट जो है वो 20 स्टोरी स्काई स्क्रैपर के जितनी टॉल है। जो ताजमहल है इट इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 20,000 लेबरर्स से भी ज़्यादा लोग लगे थे बनाने में और तकरीबन 22 साल लगे थे इसको बनाने में। जो चीफ आर्किटेक्ट्स थे इनके नाम नोट कर लो, उस्ताद ईसा खान अफेंडी एंड हिज प्यूपिल उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद ईसा खान अफेंदी चीफ आर्किटेक्ट थे और उनके जो प्यूपिल थे उनका क्या नाम था? उस्ताद अहमद लाहौरी। Other well-known buildings of Shahjahan include the Red Fort, the Jama Masjid in Delhi, and the Moti Masjid in Agra. Red Fort भी दिल्ली में, you all know about this. Well-balanced domes, decorated arcs और जो tall minarets हैं वो इन monuments को बहुत ज़्यादा striking और ब्यूटीफुल बनाती हैं। औरंगज़ेब के बारे में अगर हम बात करें ड्यूरिंग इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चरल इनोवेशंस जो हैं वो एक तरह से बिल्कुल ही स्टॉप हो गई थी औरंगज़ेब के समय में, और बिल्कुल ही स्टॉप हो गई थी। बट लाइक जो कुछ बनी भी दो चार बनी भी, तो कैसी बनी? दे वर कॉपीज, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स थी उनकी कॉपीज थी। इस बात को नोट कर लें आप, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पेंटिंग। आर्ट ऑफ पेंटिंग लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, ये जहांगीर के अंडर डेवलप हुई काफ़ी हद तक।
जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया कुछ फीचर्स यूरोपियन स्टाइल के, सच एज द एलिमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव। कुछ जो पेंटर्स हैं इस टाइम के वो कौन से थे? behzad, बालचंद, बसावन, बिचित्र, बिशनदास, दौलत, गोवर्धन, इनायत, कान्हा मनोहर, मंसूर, मुराद, नन्हा, शंकर। ठीक है, ये कुछ नाम हैं। टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, तो उससे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। सब कहाँ रहते थे? शाहजहाँ के कोर्ट में रहते थे। जो पेंटर्स हैं, अब हम यहाँ पे वो फीचर्स पे आ गए। कुछ जो पेंटर्स होते थे वो ब्राइट कलर्स यूज़ करते थे, जैसे पीकॉक ब्लू एंड रेड। जो थीम्स ऑफ पेंटिंग्स थे वो वेरी करते थे, बट एट द सेम टाइम पॉपुलर थीम्स कुछ कॉमन थीम्स होते हैं। और वो क्या होते थे? सीन्स फ्रॉम द रॉयल कोर्ट, बैटल्स, रॉयल हंट्स, नेचर सीन्स। इसमें से 3 से 5 याद करके चले जाना, ठीक है। सीन्स डिपिक्टिंग एवरीडे लाइफ। नेचर सीन्स में आते थे एनिमल्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड एपिसोड फ्रॉम हिंदू एपिक्स एंड पर्शियन क्लासिक्स। हिंदू एपिक कहते हैं और पर्शियन क्लासिक कहते हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। कुछ जो पेंटर्स हैं उन्होंने डेकोरेट करी थी बुक्स को विद ब्यूटिफुल मिनिएचर्स। जो रेन था औरंगजेब का, उसमें डिक्लाइन देखा गया, ना सिर्फ पेंटिंग में बल्कि जैसा पहले बताया आर्किटेक्चरल इनोवेशंस जो थी वो भी स्टॉप हो गई थी, बंद पड़ गई थी। किसके पीरियड में? औरंगजेब के पीरियड में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया मुगल एम्पायर का, वैसे कई सारे जो पेंटर्स हैं वो रीजनल किंगडम्स में माइग्रेट होके आ गए थे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और क्लास 7 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। एज ऑफ नाउ सिर्फ एक चैप्टर आपकी हिस्ट्री का बचा है, बाकी पूरा का पूरा इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल क्लास 7 हिस्ट्री का। काफ़ी सारा सिलेबस केमिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा, और जो कुछ नहीं है आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत जल्दी से अपलोड कर दूँ। डू चेक आउट द प्लेलिस्ट, उस पर मैं अपडेट करती रहती हूँ, जैसे जैसे नई वीडियोस आती रहती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।